क्लास 9th फिजिक्स का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। उसका इस समय मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिए, उसमें आपको वर्क के बारे में या वर्क डन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। उसके बिना आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, देखते हैं हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देन यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जो कि जूल में होती है, जो कि वर्क की भी होती है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूला पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। देन वी स्टडी अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी एंड डिराइव इट्स इक्वेशन, सम फार्मूलाज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इतने कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एनर्जी। ओके ओके, समझिए कॉन्सेप्ट। आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ाया है उसको आप समझिए। मान लीजिए मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर ले चलता हूँ, आप वहाँ से समझिए। मान लीजिए कोई बॉडी है आपकी, इस पर आपने फोर्स लगाया, ये बॉडी क्या की, कुछ डिस्प्लेसमेंट तक मूव की। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस। ये आपका क्या हो जाता है, F इंटू एस क्या हो जाता है, आपका वर्क डन हो जाता है। लेकिन वर्क डन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक इस वर्क को करने के लिए क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। मैंने वहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वी ईट फूड देन वी गेट एनर्जी। अगर मान लीजिए इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ले जाना है, यानी कि एस डिस्प्लेसमेंट इसको कराना है, तो इस बॉडी को क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। इस फोर्स को लगाने के लिए इसको क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलेगी तभी तो वो फोर्स लगा पाएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप एक ब्रिक है, एक ब्रिक को उठाकर अपने घर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए, तो उसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। कि आपकी एनर्जी खर्च होगी कि नहीं खर्च होगी, डेफिनेटली खर्च होगी। यानी एनर्जी खर्च होगी तभी आप क्या कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। समझ में आ गया। तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। अब हम समझना शुरू करते हैं क्या होता है एनर्जी। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पर्सन लॉट ऑफ वर्क करता है, बहुत ज़्यादा वर्क करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसके पास बहुत ढेर सारी एनर्जी है। मान लीजिए आप एक 20 ईयर का है, कोई मैन है, उसको आप काम दे दीजिए कोई भी, वो जल्दी जल्दी कर देगा, उसका एनर्जी बहुत ढेर सारी है। लेकिन आप उसी 80 ईयर वाले किसी एक मैन को दे दें तो क्या होगा, वो बहुत धीरे धीरे करेगा। हम कहेंगे उसकी एनर्जी कम है, तो वो धीरे धीरे काम करेगा। ये चीज़ आपका पावर में भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो यानी अगर हम कहते हैं कोई बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी पड़ी है। तो यानी कि इन फिजिक्स में हम भी क्या कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई बॉडी क्या कर सकती है, वर्क करती है, तो उसके पास क्या होगी, एनर्जी। हमारे पास एनर्जी होती है तभी हम वर्क कर पाते हैं, ठीक है। मशीनरीज हैं, मान लीजिए आपकी बाइक है, बाइक में आप फ्यूल डालते हैं, कंबशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल एनर्जी यानी कि आपकी केमिकल एनर्जी से जनरेट हुई जो आपकी एनर्जी है, उसके क्या होता है, आपकी बाइक एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके जाती है, तो उसमें भी क्या लगता है, एनर्जी लगता है। एनर्जी होगी तभी वर्क डन होगा। समझ में आ रहा है। तो एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि वर्क करने की एबिलिटी। मान लीजिए हमें कोई वर्क करने की क्षमता, यानी मुझे कोई भी वर्क करना है तो हमें क्या होगा, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी इज द एबिलिटी, ठीक है, टू डू वर्क। वर्क को करने की क्षमता जब आती है तो किससे आती है, एनर्जी से आती है। हमें एनर्जी मिलेगी तभी हमारे अंदर क्षमता आएगी, तभी हम किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर पाएंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। आप समझ में आ गया इस डेफिनेशन का। इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन इसमें और मैं नहीं दे सकता। तो ये आपका सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि आपको एनर्जी लगेगी तभी आप वर्क कर पाएंगे। वर्क मतलब कोई भी कार्य जो कि आपको मोशन करा दे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। वर्क डन आपको फर्स्ट में पढ़ाया है, फर्स्ट पार्ट में, उसको अच्छे से पढ़िए। अब देखिए, ये बॉडी विच पोजेस एनर्जी, मान लीजिए किसी बॉडी के अंदर क्या एनर्जी है, तो वो क्या, अगर मान लीजिए कोई फोर्स लगाएगा किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, तो वो मूव करेगी। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम ऑफ द एनर्जी ऑफ बॉडी इज ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट। यानी कि मैंने क्या किया, जब उसको फोर्स लगाया, यानी कि हमने अपनी बॉडी की कुछ एनर्जी जो है फोर्स लगाने के लिए उस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर दी, हमने एनर्जी लगा दी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उस बॉडी में क्या हुआ, एनर्जी गेन किया, वो बॉडी क्या हो गई, मूव कर गई। तो बॉडी मूव करने के लिए हमने अपनी एनर्जी को क्या किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया, ट्रांसफर किया, जिसके कारण क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी आई, जिससे वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मूव कर गया। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स वर्क इज सेट टू बी डन। और मैंने बताया अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे और अगर वो मोशन कर जाती है तो उस पर क्या होता है, वर्क डन होता है।
तो वर्क डन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, फोर्स तो ज़रूरी है ही, लेकिन फोर्स इतना लगाओ कि मोशन हो जाए तो वर्क डन होगा। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, आपको मैंने वर्क भी स्केलर क्वांटिटी बता रखा है, इस आपको समझिएगा। अब एनर्जी की यूनिट हमने आपको उस समय वर्क की यूनिट भी क्या पढ़ाई थी, जूल पढ़ाई थी। जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। ओके, तो एनर्जी की यूनिट भी जूल है और आपकी वर्क की यूनिट भी क्या है, आपकी जूल है। न्यूटन मीटर कैसे आया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एनर्जी की यूनिट भी आपकी जूल हो गई। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है आपकी, एसआई यूनिट क्या है इसकी, जूल है, याद रखिएगा। कोई भी अगर वर्क करना है तो हमें इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था, मान लीजिए आपने पेट्रोल डाला और 100 जूल एनर्जी क्रिएट हुई, तो उससे आपकी जो बाइक होगी वो आपकी कितना वर्क डन करेगी, 100 जूल वर्क डन करेगी। जितनी एनर्जी जनरेट होगी उतना ही बॉडी वर्क डन करेगी। समझ में आ रहा है, जितनी एनर्जी आप देंगे, ट्रांसफर करेंगे, उतना ही वर्क डन होगा। ठीक, तो एसआई यूनिट जो होती है इसकी भी जूल होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 जूल वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। यानी जैसे मैंने क्या बताया, 100 जूल अगर हम 100 जूल एनर्जी देंगे, 100 जूल वर्क होगा। यानी कि इसका मतलब अगर 1 जूल वर्क करना है तो हमें कितना देना पड़ेगा, 1 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना, सिंपल सी बात है। अगर 1 जूल किसी के ऊपर आप वर्क जो है आपने एनर्जी दी किसी बॉडी को, तो वो कितना वर्क करेगी, 1 जूल वर्क करेगी। समझ में आ रहा है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओके, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। अब क्या है, जूल जो है क्या वो छोटी क्वांटिटी है, तो हम लोग एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है, हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल में। तो जैसे मान लीजिए आपको कहीं भी किलो जूल लिखा है, किलो मतलब कितना होता है, 1000 समझ लीजिए। ओके, 1000 जूल, 1 किलो जूल मतलब कितना होता है, 1 किलो जूल बराबर 1000। किलो का जो होता है वो 1000 होता है, याद रखिएगा। मेगा का कितना होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, 10⁻⁶ होता है। ओके, तो 1 किलो जूल यहाँ पे मैंने क्या हुआ, आपका 1000 जूल एनर्जी होती है। किलो मतलब 1000, समझ लीजिए बस इतना, किलो मतलब आपका 1000। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते हैं, एनर्जी के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। देखिए एनर्जी किस रूप में होती है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि आप समझिए इस चीज़ को कि मान लीजिए आपने फ्यूल डाला, ठीक है, तो कंबशन हुआ, तो वहाँ जनरेट क्या हुआ, केमिकल एनर्जी जनरेट हुई। वो केमिकल एनर्जी क्या करेगी, आपके जो टायर्स होते हैं बाइक के उनको मूव करेगी। यानी केमिकल एनर्जी ही क्या कर रही है, किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, आपकी रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो एनर्जी के कई फॉर्म्स होते हैं। तो मान लीजिए इसमें हमने यहाँ पे क्या पढ़ाना चाहे आपको, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि वह एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में कब होती है, जब वो बॉडी क्या हो रही है, मोशन में है। यानी वो कहीं डिस्प्लेस हो रही है, मोशन में। मोशन मतलब फर्स्ट यूनिट मोशन ही है, यानी मोशन क्या होता है पढ़ा रखा है। तो कोई बॉडी जब कभी मूव करती है, मोशन में आती है, तो हम कहते हैं उसके अंदर जो एनर्जी है, यानी अगर आप दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं तेजी से, इसका मतलब आपके अंदर क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है। जो काइनेटिक एनर्जी क्या हेल्प कर रही है, आपको दौड़ने में, रनिंग करने में हेल्प कर रही है, जिसके कारण आप एक जगह से दूसरी जगह दौड़ के जा रहे हैं। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह तक दौड़ के जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ एनर्जी लगेगी कि नहीं। वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हम काम करते हैं, तो हमारे अंदर जो फूड है वो ग्लूकोज या आपका जो भी यूनिट्स होती हैं उसके फॉर्म में स्टोर होती है। तो वो आपका क्या है, वो एक एनर्जी ही है, एनर्जी का सोर्स है। ओके, तो आपकी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी हुई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हेल्प से ही हम मोशन में रहेंगे। ओके, तो एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस व्हिच हैज स्पीड पजेस काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर हम कुछ भी मोशन करेंगे तो हमारी कुछ भी स्पीड होगी, तो मोशन करते समय जो स्पीड होगी उसी की वजह से जो एनर्जी होगी उसी को क्या कहते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, मोशन में रहते वक्त जो एनर्जी है, जिसके कारण हम मोशन में रहते हैं, वो आपका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। When a body moves its body to rest stopped by an opposing force, the kinetic energy lost। अब मान लीजिए आप मूव कर रहे थे, ठीक है, मूव कर रहे थे, या आप सिंपल इसको छोड़िए, इस अपने आप की एग्जांपल मान लीजिए कोई बॉक्स था, आप मूव करा रहे थे, इस पे क्या हो रहा था, फ्रिक्शनल लग रहा था, आपने थोड़ा सा इस पे क्या है, यहाँ पे ऐसे इसको, इसके अंदर इसे ऐसे पहिए लगे हुए थे, आपने मूव करा के छोड़ दिया। अब मान लीजिए ये यहाँ आके ये बॉडी क्या हुई, रुक गई। यानी अभी इसमें तो क्या था, काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जब ये बॉडी रुक गई तो क्या मोशन हो रहा है, बॉडी रुकने के बाद मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी मोशन होने के, अगर रुक जाता है, मोशन नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। कोई बॉडी जब तक मोशन में रहेगी तभी तक काइनेटिक एनर्जी रहेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाती। समझ में आ रहा है आपको।
यही यहाँ पे लिखा हुआ कि कोई बॉडी अगर मान लीजिए रेस्ट में आ जाती है, कोई अपोजिंग, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, अपोजिंग फोर्स ही तो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लॉस्ट हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होता है यूज्ड अप टू वर्क इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिंग फोर्स। देखिए इसका काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होता कैसे है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा फोर्स लगा के छोड़ दिया, अब ये बॉडी क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है इसकी वजह से रुक गई। यानी कि क्यों रुकी, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई, तो काइनेटिक एनर्जी मैं अभी कंजर्वेशन पढ़ाऊंगा, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। क्या हो रहा है, इस काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी इस फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज कर रही है, और जब तक अपोज कर पा रही है तब तक कर रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे आके रुक जा रही है, बी पोजीशन पे आके रुक जा रही है, पोजीशन से तो चली थी। यानी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट क्यों हुई, वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हुई। समझ में आ गया, यानी फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज कर रही थी, और धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स में वो कन्वर्ट वो जाती गई, लॉस्ट होती गई, और आपकी बॉडी क्या हुई, रुक गई। समझ में आ गया आपको। तो कोई भी जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट है वो जो काइनेटिक एनर्जी है बीइंग यूज्ड अप टू डू वर्क इन ओवरकमिंग रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिंग फोर्स। तो ये किसके लिए लिखा है, काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी बीइंग यूज्ड, काइनेटिक एनर्जी का यूज हो रहा है किसमें, जो अपोजिंग फोर्स का रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको ओवरकम करने में काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो जा रही है। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी किसी भी मूविंग बॉडी हो रही है, यानी कि बाई एन अमाउंट ऑफ वर्क होगा तो फोर्स होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी तो बॉडी मूव करेगी। किसी के ऊपर भी फोर्स लगाएंगे बॉडी मूव करेगी तो वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा इसका मतलब हम समझ ही सकते हैं कि कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कैन डू बिकम टू रेस्ट। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाई अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट से पहले, यानी रेस्ट में आ गई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, रेस्ट से पहले जितना बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, मोशन में है। अब वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, मैं आपको फर्स्ट मोशन में पढ़ाया था, इस पर आपने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से इस पर क्या आएगा, एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अगर मान लीजिए बॉडी का मास m है तो फोर्स, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ाया था कि मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, फोर्स लगता है। यानी किसी भी बॉडी पे जब फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था। तो फोर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो ये देखिए m यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए, ठीक। और s क्या है, इसमें s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब एक फॉर्मूला है जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वो क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। यहाँ से क्या है, a इंटू एस का हमने वैल्यू निकाला है। कैसे, a इंटू एस क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या हो जाता है आपका as हो गया, यानी as इक्वल्स टू ये जो वैल्यू आई है इसको कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए, ये जैसे ही हमने यहाँ पे पुट किया तो m और as की जगह पे हमने क्या पुट किया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ओके, अब इसको m अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ m u स्क्वायर अपॉन 2। ओके, इसको हम लिख और कह सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर। अब मान लीजिए कोई बॉडी थी जो कि शुरुआत से क्या थी, रेस्ट पे थी, हमने फोर्स लगाया, जीरो हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी रुकी हुई थी और हमने उस पर फोर्स लगाया तब वो बॉडी चली, तो बताइए कुछ फाइनल वेलोसिटी तो होगी, लेकिन पहले रुकी हुई थी फिर फोर्स लगाया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ये बात आप याद रखिएगा, ये तो मैंने बहुत बार बताया। तो अब देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये देखिए v है, यानी कि कोई बॉडी थी u वेलोसिटी से चल रही थी मान लीजिए पहले, और फिर उस पर फोर्स हमने लगाया, अब वो v वेलोसिटी से चलने लगी, तो उसके लिए आपका वर्क डन ये हो गया। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, पहले फाइनल मतलब जब वो v वेलोसिटी से चल रही, और मान लीजिए u वेलोसिटी से चल रही है तब इनिशियल वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर वो कोई बॉडी रुकी हुई थी और उस पर हमने फोर्स लगाया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो रुकी हुई थी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। ये चीज आप समझिए, ठीक है। तो यहां से ये जो पॉइंट आया इसका मतलब क्या है
कि आपका काइनेटिक एनर्जी का चेंज आया, यानी कि पहले बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, और पहले कितनी थी, इतना, उतना ही वर्क डन करना पड़ा। तो वर्क डन किसी बॉडी पे, मान लीजिए किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया और बॉडी v वेलोसिटी से u वेलोसिटी से v वेलोसिटी में चली गई, तो जो वर्क डन लगेगा उस बॉडी में वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले मान लीजिए, अब यहाँ पे हम बहुत अच्छे से और इसको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई बॉडी ये थी, पहले ये क्या थी, 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अब ये बॉडी 4 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, ठीक है। तो इसका मास मान लीजिए 2 kg, इसका मास भी मान लीजिए 2 ही kg, क्योंकि सेम बॉडी पे है ना। अब इसका अगर हाफ एम वी स्क्वायर निकालेंगे, ये क्या है, इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो, यानी पहले इसमें एनर्जी कितनी थी, ये इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ मल्टीप्लाइड बाय m कितना है, 2 kg मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 कट गया, कितना आ जाएगा, 4 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाइड बाई m कितना है 2, और v स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 16। तो पहले आपकी जो है 4 जूल एनर्जी थी, अब कितनी है, 16 जूल काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन कितना होगा इस बॉडी पे, चेंज कितना, 16 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 16 माइनस 4 समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपका हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इतना वर्क डन हुआ। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती। अगर मान लीजिए u वेलोसिटी क्या है, 0 है इनिशियल वेलोसिटी, नहीं तो आपकी यही वर्क डन क्या होती, जो वर्क होती है वही तो एनर्जी होती है, तो ये वर्क यही आपकी क्या हो जाती है, यही आपकी काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए वर्क यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग एक ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए u इक्वल्स टू 0 था, हमने सिंपल मान लिया एम वी स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एम वी स्क्वायर है। अगर मान लीजिए किसी बॉडी का मास हम डबल कर दें, क्या कर दें, मान लीजिए ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी सेकंड है, ये फर्स्ट है, सेकंड है। मान लीजिए कोई बॉडी का था मास m था, ठीक। अब बॉडी मान लीजिए कोई ले रहे हैं, उसकी बॉडी का मास क्या है, 2m है, यानी कि मास कितना है, दुगना है, और v स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से समझते हैं कि क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मान लीजिए इसको डिवाइड कर दें दोनों को, तो क्या होगा, ये एम वी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। तो क्या आएगा, क्या, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, ये क्या आ जाएगा, 1/2, ऊपर ये 1/2 रह जाएगा, एम वी स्क्वायर कट जाएगा, हाफ आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो 2 है वो इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिखते हैं कि जो आपकी अगर मास डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये बात आप समझिए, मास अगर डबल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी, देखिए सेकंड काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले के डबल है। समझ में आ रहा है। अब अगर मान लीजिए, अब हम समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए कोई लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, और ये मान लीजिए हाफ एम वी स्क्वायर है, कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी हम जो सेकंड ले रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, हम वेलोसिटी को 2 गुना कर दे रहे हैं। किसी बॉडी का वेलोसिटी कितना है, 2 टाइम्स है, तो 2v स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, m मल्टीप्लाइड बाई 4v स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी 2 आ गया। ये समझ में आ रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 को हम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं इस चीज़ को, ओके। ये मान लीजिए ये पार्ट आप हट जाइए। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ओके। हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया, तो ये m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, ये k ही है मान लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ ये ऊपर 1 रह जाएगा, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 रह जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, आप याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, ओके। इसको मैं अच्छे से लिख सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी आपका जो 1 आएगा डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी आपका जो 2 आएगा, वो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये 4 इधर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 2 कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी 2 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 आएगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी वेलोसिटी अगर डबल करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी अगर मास डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डबल होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। ये समझिए आपको, यही मैंने आपको बताया। और अगर मान लीजिए वेलोसिटी हाफ कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 होगा, जिस तरह मैंने समझाया वही। अब आप यही चीज़ समझिए कि काइनेटिक एनर्जी अगर मान लीजिए बॉडी की किस पे डिपेंड करी, हाफ एम वी स्क्वायर, मास पे और वेलोसिटी पे। काइनेटिक एनर्जी में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, मास एंड वेलोसिटी, तो हाफ एम वी स्क्वायर मास एंड वेलोसिटी।
तो मास ज़्यादा होगा, यानी कोई बॉडी क्या होगी अगर हैवी होगी या वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये चीज़ आप याद रखिए। ओके, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, आप इसको करिएगा, आपको समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ रखी हुई थी, अब इसको हम छत पे ले गए अपने, ठीक है, ऊपर ले गए, तो हमें इसको ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि नीचे mg वेट लग रहा था, तो हमें ऊपर की तरफ एक mg वेट लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। और इस पे हाइट कितनी थी, h हाइट थी। सिंपल वही जो मैंने आपको बताया था, वर्क डन टू मूव ए बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर किसी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट लेकर जाना है तो उसमें इतना आपको क्या लगाना पड़ेगा, mgh आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो उतनी ही तो एनर्जी खर्च होगी इसमें। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी खर्च होना, या एनर्जी खर्च होगी तो कहीं स्टोर भी तो होगी। तो वो एनर्जी जिसकी मदद से क्या होगा, आप बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ऊपर किसी पोजीशन पे ले जाएं, किसी पोजीशन पे ले जाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट करने पर वर्क डन कितना होता है, mgh होता है। तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इतनी एनर्जी लगाकर हमने इस बॉडी को ऊपर पहुंचाया, तो वही क्या होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी इसको बोलते क्यों, क्योंकि यहाँ तो रुकी हुई है बॉडी। अब मान लीजिए ये mgh पोटेंशियल एनर्जी, यानी mgh वर्क डन करके या एनर्जी लगाकर हमने इस बॉडी को यहाँ पहुँचा दिया। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ से फेंक दूँ, गिरा दूँ, छोड़ दूँ, मान लीजिए रूफ पे है, शीशा पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, तो वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अगर उस कुछ फोर्स लगाएगा कि नहीं, ये बॉडी जब ज़मीन पे आके गिरेगा तो ज़मीन वहाँ पर थोड़ी सी क्या हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है, मतलब हल्की सी क्या हो जाती है, वहाँ पर दब जाती है। इसका मतलब उसके कोई चीज़ फोर्स लगाएगी तभी तो कोई बॉडी दबेगी। यानी कि ये बॉडी में के अंदर क्या है, mgh पोटेंशियल एनर्जी है। यही एनर्जी जब मान लीजिए बॉडी ऊपर से कहीं नीचे गिरेगी तो वो क्या करेगी, जहाँ गिरेगी उस जगह को ब्रेक कर देगी। ये समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैं इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ताकि आप समझिए इसको कि इसमें जितना वर्क डन इसको ऊपर ले जाने में किया गया, इसको जितना वर्क डन हमें इसको ऊपर ले जाने में किया गया, उतना ही इसमें mgh जितना वर्क डन ले जाने पड़ा, वही एनर्जी खर्च हुई, वही उस बॉडी में एनर्जी की तरफ से स्टोर हो गई। ओके, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, ब्रिक है, ग्राउंड पे है, तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर उसको हम लिफ्ट करते हैं अगर रूफ पे हाउस के, तो उसमें कुछ वर्क होगा, mgh वर्क होगा, किसमें, ब्रिक को लिफ्ट करने में अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क क्या होगा, स्टोर हो जाएगा ब्रिक में, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी बॉडी को किसी हाइट पे रखने की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, वो क्या होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मान लीजिए कोई ब्रिक फॉल करती है रूफ पे, तो वो क्या करेगी, कुछ विंडो पैनल्स या जो भी रखा होगा उसको ब्रेक करेगी। अब ब्रेक करेगी तो उसके अंदर एनर्जी होगी, तभी तो ब्रेक करेगी, तो वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एनर्जी ऑफ ब्रिक लाइंग ऑन द रूफ टॉप इज नोन एज ग्रेविटेशनल। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर किसके, ग्रेविटी के इम्पैक्ट के कारण नीचे आएगा तब ब्रेक करेगा, तो वो कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब शेप चेंज, एक तो पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब मान लीजिए मैंने इसको क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, ये यहाँ पर एक स्टोन है, अब मैं छोड़ूंगा तो ये स्टोन क्या होगा, बहुत दूर तक जाएगा। यानी कि इसके अंदर हमने क्या दिया, इसको एक शेप चेंज होने की वजह से उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी दी। अब ये जब पोटेंशियल एनर्जी इसको छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टोन जब मोशन में आएगा तो क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या हमेशा बताया था, कोई भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है। जैसे कि मान लीजिए आपने बाइक में पेट्रोल डाला, तो पेट्रोल से जो एनर्जी जनरेट हुई वो आपकी क्या हुई, मोशन कर गई ऑब्जेक्ट की, यानी जो भी बाइक थी आपकी मूव कर गई, तो आपकी केमिकल एनर्जी से आपकी रोटेशनल एनर्जी में एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हमने स्टोन को खींचा तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई, किसकी वजह से, इलास्टिक की वजह से। और जब ये मोशन में आ जाएगा स्टोन, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वही पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन या चेंज इन शेप, पोजीशन की वजह से, तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ग्रेविटेशनल क्या होता है, पोजीशन की वजह से कहीं बॉडी रखी हुई है तो वो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और अगर मान लीजिए शेप चेंज है, ये शेप देखिए चेंज हो गई, इसे इलास्टिक की हमने पीछे खींचा, तो वो क्या है, वो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों पोटेंशियल एनर्जी ही, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, वहाँ क्या है आपका वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, आप समझते हैं हम यहाँ पे इसको देखिए कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को ही क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी होता है अगर हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दें
तो वो क्या होता है, वो आपका होता है मैकेनिकल एनर्जी, दोनों का सम मैकेनिकल। अब सर आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों में काइनेटिक एनर्जी भी हो और पोटेंशियल एनर्जी भी हो। पोटेंशियल एनर्जी तो किसी समय रुकी हुई होती है बॉडी तो उसमें स्टोर रहती है, काइनेटिक एनर्जी मूव करती है तो स्टोर रहती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? होता है, बिल्कुल होता है। देखिए ये बर्ड है, कहीं फ्लाई कर रही होगी तो ग्राउंड से कुछ हाइट पे तो होगी, कुछ हाइट पे होगी तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये बर्ड आगे की तरफ क्या हो रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है तो उसकी वजह से क्या हो रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी हो रही है। तो इस बर्ड में इस समय दोनों क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है और क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। ये आप बात समझ रहे हैं, इसको बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ये बर्ड यहाँ पर बैठी हुई है, इस समय यहाँ पर क्या है, इसके पास सिर्फ पोटेंशियल, ये उड़ नहीं रही यानी मोशन नहीं कर रही। मोशन नहीं कर रही इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और इस बर्ड देखिए यहाँ फ्लाई कर रही है, ओके, तो इसमें क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। समझ में आ रहा है आपको? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने वही आपको बताया कि अगर मान लीजिए कोई वर्क डन करना है हमको तो उस पर क्या है, वही एनर्जी की कन्वर्ट होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। हमें कोई बॉडी को ले जाना था, ये बॉडी थी, इसका mg वेट नीचे लग रहा था, तो इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में mg वेट फोर्स लगाना पड़ेगा और मान लीजिए h हाइट तक ले गए तो ये mgh वर्क डन करना पड़ा। तो यही वर्क डन उस बॉडी में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। और वही पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट वहाँ से गिरेगा तो उसी एनर्जी के द्वारा रूफ या जिस चीज़ पे गिरेगा उसको वर्क ब्रेक कर देगा। ओके, तो हायर पोजिशन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स हायर पोजिशन अबव द अर्थ इज इक्वल टू, अबव द अर्थ पे पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसके होता है, वो वर्क डन के होता है। किसके? वर्क डन, जिसको हम ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ओके, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखी है, देखिए सेम वही है। मान लीजिए कोई बॉडी है m मास की, उसको h हाइट तक ले जाना है सरफेस से, तो फोर्स कितना होगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी mg, तो mg फोर्स तो कम से कम ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो लिफ्ट ए बॉडी अबव द अर्थ वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स mg लगाना पड़ेगा और डिस्टेंस h मूव कर रही है, तो यही मैंने आपको वर्क डन बताया था। और यही किसके फॉर्म में, द वर्क स्टोर्ड अप इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यही पोटेंशियल एनर्जी के एनर्जी, पोटेंशियल मतलब होता है कि कोई बॉडी इतनी ऊपर रखी है, नीचे गिरेगी तो जिस पे गिरेगी उसको ब्रेक कर देगी, इसके अंदर एनर्जी होगी तभी तो ब्रेक करेगी, ऐसे तो ब्रेक करेगी नहीं, इसीलिए उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, पावर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो पावर होगा, जिसकी यूनिट क्या होती है, हम वाट पढ़ते हैं। हम हमेशा किलोवाट आवर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और वो आपका लास्ट पार्ट होगा, सिर्फ इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। ओके, तो नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं।